अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स उसको देख लिया होगा और उसे अच्छी तरह याद भी किया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो सेकंड लेक्चर है चैप्टर 1 का, वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। ये फ़िज़िक्स में टॉपिक नंबर 1.2 है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो बेटा, जब भी किसी चीज़ के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी मेजरमेंट, उसकी तादाद के बारे में इल्म होना चाहिए। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी हमें यही बताती है कि किसी चीज़ को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसके ऊपर लॉ ऑफ फिज़िक्स जो अप्लाई करते हैं और एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैम करेंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, द मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड द लॉ ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैम, कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है जो जिसे हम मेजर कर सकते होंगे वो फ़िज़िकल क्वांटिटी में आएगा। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी को बेसिक हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटीज़ में और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटी में। बेस क्वांटिटी किसे हम कहते हैं, ऐसी चीज़, बेस क्वांटिटी वो कहलाती है could not be expressed in term of the other quantities, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी से हम एक्सप्रेस्ड ना करें, वो खुद अपना वजूद आप रखती हूँ। इसकी एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट एट्सेट्रा। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है, ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी टर्म से हम उसे अखज़ करते हैं, हम उसे निकालते हैं। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ड्राइव्ड करना, किसी चीज़ से अखज़ करना, किसी चीज़ से निकालना। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास फोर्स है, वर्क है। फोर्स हमारे पास जो है ये बेसिक F इज़ इक्वल टू ma होता है। m हमारे पास बेस क्वांटिटी का मास है, a हमारे पास भी दो चीज़ों से बना हुआ एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है ये किसके बराबर होता है, लेंथ और टाइम का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलके बनी है, एक मास से, एक लेंथ से और एक टाइम से। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, मास, लेंथ और टाइम, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। और वर्क जो है, वर्क W बराबर होता है F.D। अब इसमें फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फोर्स किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। एक हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, इनका आपस में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, उससे हमारे पास फोर्स आएगी। और अब इसके साथ अब लेंथ भी अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। अब मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ को हम किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि सबसे पहले किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने लेंथ मेजर करनी है तो हमारे पास 1 मीटर जो है, 1 मीटर जिसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। अब अगर हम 1 किलोमीटर का फासला मेजर करेंगे तो हम 1000 मीटर फासला तय करेंगे। तो ये 1000 मीटर जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, मीटर इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। या हम कोई मास लेते हैं तो मास को हम किलोग्राम में लेते हैं। तो 1 किलो जो है, 1 किलो का वेट जो हमारे पास उसका एक एरिया होगा, ये मास होगी, वो हमारे पास मास किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट चीज़ कि हमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे पास। सेकंड के फिर उसको हम कंपेयर करके जितना हमें चाहिए उसके मुताबिक हम ले सकते हैं। अब हमारे पास एक मास है जो 1 किलोग्राम का है, उससे हमने घी को कंपेयर करना है, घी को हमने उससे कंपेयर करना है। तो जब हम घी को कंपेयर करेंगे तो हमें 1 किलो चाहिए, तो एक घी उस वेट को हम जो हमारे पास मास होगा वो उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर 10 केजी चाहिए तो हम 10 दफ़ा उस 1 किलोग्राम के मास को बार बार उसके साथ कंपेयर करेंगे। सेम इसी तरह लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मीटर रॉड है, मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है। तो मैं ये फासला मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं इसका फासला इस तरह मेजर करूँगा। ये फासला इतना 1 मीटर तक, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर, क्योंकि इसे हमने एक स्टैंडर्ड कह दिया कि ये 1 मीटर के बराबर है। तो इस तरह हम इसको कंपेयर करते जा रहे हैं और हम अपना फासला जो है वो मापते जा रहे हैं। ये हमारे पास मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स जो था ये दो होते हैं, एक चूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स और दूसरा उसके साथ किसी चीज़ को कंपेयर करना और फिर उतना उसको नाम दे देना। और दूसरा चीज़ जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, इसे हम कहते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक्सेसिबल होना चाहिए और एक इनवेरिएबल होना चाहिए।
चेंज नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए सेम हो। मतलब हम यहाँ पर हैं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वही अगर हम किसी दुनिया के दूसरे कोने में चले जाएं तो वहाँ पर भी हमारे पास स्टैंडर्ड वही होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हमारे पास 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का मास पाकिस्तान में है, तो अगर हम इंडिया में या साथ किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर 800 ग्राम का 1 किलोग्राम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए और दूसरा उसकी कंडीशंस क्या है, इनवेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ तक बेस क्वांटिटी के बारे में जो कंसेप्ट था कि बेस क्वांटिटीज़ 2 क्वांटिटीज़ में होती हैं, एक को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 क्वांटिटीज़ में पार्ट्स किए जाते हैं, एक को हम बेस क्वांटिटी कहते हैं, दूसरे को हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके बाद इनके मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और आइडियल स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने बात की। अब सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स की एक थ्योरी है जो 1960 से पहले तक थी कि हर जगह पर किसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। जो सबसे पहला सिस्टम था उसे हम बोलते थे CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो लेंथ थी उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, जो मास थी उसको ग्राम में मेजर किया जाता था और जो टाइम था उसको सेकंड में मेजर किया जाता था। फिर इसके बाद थोड़ी सी चेंजिंग आई, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है तो हमने इसको चेंज करके FPS सिस्टम में तब्दील कर दिया। अब FPS सिस्टम क्या था, जो लेंथ थी उसको फुट में मेजर किया जाता था, फीट में, और जो हमारे पास मास थी उसको पाउंड में, और टाइम को फिर भी सेकंड में ही रखा गया। अब इस सिस्टम FPS सिस्टम का एक दूसरा नाम भी था जिसे हम बोलते थे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। उसके बाद MKS सिस्टम। MKS सिस्टम जो था ये मीटर, मास जो थी लेंथ थी वो मीटर में मेजर की जाती थी, किलोग्राम मास जो है वो किलोग्राम में, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता था। फिर 1960 में पूरी दुनिया का एक सिस्टम मुतारफ़ कराया गया ताकि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही स्टैंडर्ड के जो क्वांटिटीज़ हैं वो मेजर की जा सकें। तो इसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल। अब सिस्टम इंटरनेशनल को 3 यूनिट्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला जो था उसे हमने नाम दे दिया बेस यूनिट, दूसरे को हमने नाम दे दिया ड्राइव यूनिट जो बेस यूनिट से निकलते थे, और एक सप्लीमेंट्री यूनिट जो इससे पिछले दोनों यूनिट्स में एक्सप्लेन नहीं होता था। तो बेस यूनिट में हमारे पास 7 किस्म के क्वांटिटीज़ हैं। एक लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड लास्ट वन इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें 2 चीज़ें, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक मास। ये बेसिकली दोनों चीज़ें हमारे पास मास को ही मेजर करने की हैं, लेकिन इसमें हम देखते क्या हैं कि यहाँ पर हम मास कंपेयर करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं। यहाँ पर हमें किसी चीज़ को, यहाँ पर हमने कंपेयर करना है तो हमने 1 किलोग्राम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम हम घी लेंगे, 1 किलोग्राम ही हम चावल वगैरह या जो चीज़ है वो उसके साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो अगर हम चावल और चीनी को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम इनकी नंबर्स ऑफ क्रिस्टल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको हम काउंट करेंगे और वो इक्वल होने चाहिए। हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है मीटर। मास का इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में किलोग्राम है। टाइम का सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैडमियम है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। अब इनकी सिंबल्स हैं। लेंथ को हम मीटर स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं, मास को हम kg से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को हम s सेकंड से ज़ाहिर करते हैं, करंट को हम एम्पेयर a से ज़ाहिर करते हैं, थर्मोडायनामिक्स को हम केल्विन k कैपिटल से ज़ाहिर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को c कैपिटल d स्मॉल से ज़ाहिर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल लिखते हैं MOL। अब इसके बाद ड्राइव यूनिट्स की बात करते हैं। तो ड्राइव यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास आते कहाँ से हैं। ड्राइव यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले बच्चों कि हमारे पास F जो है ये बराबर है MA के। फोर्स जो है ये 2 चीज़ों के का प्रोडक्ट है, मास का और
एक्सेलरेशन का। इसी तरह वर्क जो है ये भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने हमें नॉलेज दिया था, फोर्स के बारे में हमें न्यूटन ने बताया था, तो हमने इसका नाम न्यूटन रख दिया। न्यूटन जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम था। अगर अब हम यूनिट लिखने का एक तरीका होता है कि जब आप किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो उस साइंटिस्ट का नाम आप यूनिट के तौर पर लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल लिखा जाएगा अगर पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। लेकिन अगर आपने उसका सिर्फ एक डिजिट लिखना है जैसे n, तो आपको ये कैपिटल लिखना पड़ेगा। अब न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट न्यूटन आया क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में हमें बताया था। वर्क जो है वर्क के बारे में हमें जॉल ने बताया था, तो इसका यूनिट हमारे पास जे आ गया। पावर वाट है और ये W से ज़ाहिर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट का नाम है उसको हमेशा अगर पूरा अपने नाम यूनिट के तौर पर लिखना है तो आपको चाहिए कि उसे स्मॉल वर्ड में लिखें। तो ये देख ले, मैंने न्यूटन भी स्मॉल में लिखा है, जॉल भी स्मॉल में लिखा है, वाट भी स्मॉल में लिखा है, पास्कल भी और कॉलम भी। लेकिन जब मैंने इन्हीं यूनिट्स को मैंने सिंबल के तौर पर लिखा है तो मैंने ये कैपिटल वर्ड्स में लिखे हैं। अब एक न्यूटन जो है ये बराबर किसके होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक जॉल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसके बराबर आ गया, फोर्स किसके बराबर थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन बराबर आ गया किलोग्राम मीटर, और ये मीटर आपस में मिलकर मीटर का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर। इसी तरह पावर हमारे पास जॉल पर सेकंड होता है, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारे पास प्रेशर है पास्कल, तो ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट कॉलम में होता है और इसको हम C से ज़ाहिर करते हैं, और ये बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के। अब उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट, बेस यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में हमारे पास दो किस्म के यूनिट हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल जो है इसका यूनिट रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल इसका यूनिट स्टेडियन होता है। अब प्लेन एंगल जो है ये 2 डायमेंशनल होता है, और स्टेडियन हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। क्लियर हो गया बच्चों। रेडियन जो है ये कोई भी एक सर्कल है। रेडियन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखी हुई है, रेडियन इज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल से मुराद 2 डायमेंशनल। टू डायमेंशन बिटवीन 2 रेडियाई, मतलब मेरे पास ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इस सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रेंस की तरफ आर्क की तरफ का जो फासला है वो क्या कहलाता है, रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। अब लेट्स सपोज इस रेडियस की जो यहाँ तक का फासला है ये 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इस 5 सेंटीमीटर जितना ये फासला है इसको इस आर्क के ऊपर मेजर करूँ तो ये फासला लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर ही बनता है। तो इस पॉइंट को मैं रेडियस जो सेंट्रल पॉइंट है उसके साथ मिला दूं तो ये मेरे पास जो आर्क बनी है सर्कमफ्रेंस की आर्क, ये 2 रेडियाई के दरमियान है। इसको अगर आप देखें तो मैं यूं अलग कर देता हूँ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस के बराबर है। कहते हैं द रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आर्क इक्वल इन द लेंथ टू द रेडियस। 2 रेडियाई के दरमियान सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्क को हम कट करते हैं, और जो आर्क हम कट करते हैं उसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो ये हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियन। अब आ जाते हैं स्टेडियन की तरफ। तो स्टेडियन क्या है, स्टेडियन इज अ सॉलिड एंगल। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि सॉलिड एंगल जो है ये कितनी डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में। तो ये हमारे पास बेसिकली एक स्फीयर टाइप है। कोई भी चीज़ जो स्फेरिकल होगी वो हमारे पास स्टेडियन में
आएगी और उसे हम सॉलिड एंगल करेंगे। उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी। आप एक फुटबॉल की एग्जांपल ले लें, एक बॉल की एग्जांपल ले लें, तो वो आपके पास सॉलिड एंगल कहलाएंगे। अब सॉलिड एंगल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो द स्टेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये हमारे पास सेंटर है स्फीयर का, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, और इसका ऊपर से हम एरिया जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल लेंगे। कितना बेटा लेंगे? आर स्क्वायर के इक्वल। और इसका हम कट जो है वो कहाँ तक लेके जाएंगे? एक सेंटर तक, जहाँ पर स्फीयर का सेंटर बनता है। तो ये जो स्क्वायर ऑफ एरिया है, रेडियस इक्वल ऑफ द स्फीयर, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टेडियन। क्या कहलाएगा? स्टेडियन। तो इसकी बेटा अगर हम शेप बनाए तो हमारे पास इसकी शेप कुछ यूं बनती है। दोबारा डेफिनेशन देख लें। द स्टेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये हमारे पास रेडियस आर का स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास रेडियस आर आ गया। तो ये चीज़ जो एक कोन नमा चीज़ हमारे पास आई है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेडियन। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेडियन। इसके बाद बेटा आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये हमारी आसानी के लिए एक साइंस का तरीकाकार है कि हमारे पास एक डिजिट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये 1 लाख लिखा हुआ है। 1, 100, 1000 या 1 लाख भी आप इसे बोल सकते हैं, 1 लाख। तो इसको लिखने का जो साइंटिफिक मेथड है वो यूँ है कि मैं इसे आसानी के लिए 10⁵ कर देता हूँ। जितनी मेरे पास ज़ीरोज़ थी उतनी मैंने 10 की पावर 5 कर दी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन से पहले प्रीफिक्सेस आता है, जो आपने 9th-10th में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसे आप डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पेको या डेका है, डेसा, हेक्टा, किलो, मेगा, गैगा, टेरा वगैरह पढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है 10⁻³ में, तो इससे मुराद है कि 1 किलो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 ग्राम। मेरे पास एक मास है जिसका जो मास है वो है 1000 ग्राम, और इसको मैं लिखूँगा 10⁻³ ग्राम। क्या लिखूँगा? 10⁻³ ग्राम। तो 10 की जो पावर 3 है ये प्रीफिक्सेस में हमारे पास किसके बराबर है? किलो के। प्रीफिक्सेस में हमारे पास किसके बराबर है? किलो के। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास 1 किलोग्राम बनता है। इसी तरह कोई फासला हमारे पास 1000 या 5000 मीटर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 किलोमीटर। ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ये बेटा हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको प्रीफिक्सेस में लिखने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में जाएं। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ को की जितनी ज़ीरो हैं उन ज़ीरो को हम पावर्स में जाके लिखेंगे। हाँ, अगर ज़ीरो डेसिमल की फॉर्म में आ रही, फॉर एग्जांपल 0.0001, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसका बच्चे बड़ा आसान तरीका है कि जितनी ज़ीरोज़ हैं 3 हैं, आप लिखें 1 × 10⁻³ अगर डेसिमल में आएगा तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास 0.1 × 10⁻³ अब ये -3 का भी प्रीफिक्सेस होता है, तो हम इसे लिखेंगे 0.1 × 10⁻³ और -3 जो है ये मिली होता है। तो ये हम अगर ये मीटर है फासला, ये मीटर में आए तो हम इसे लिखेंगे 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया बेटा? तो अब इस टॉपिक में जो हमने दूसरा लेक्चर पढ़ा है इसमें आपने बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है, आइडियल स्टैंडर्ड उसका डिस्कस किया है। फिजिकल क्वांटिटी, आइडियल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को हमने डिस्कस किया है, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री, रेडियन, स्ट्रेडियन, साइंटिफिक नोटेशन, और सबसे अहम चीज़ कि हमने लिखने का तरीका, यूनिट्स को लिखने का तरीका भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ाया बड़ी अच्छी तरीके से इसकी समझ आई होगी, और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप
डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे से पूछ सकते हैं, हमारे लिंक में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।